वो इत्मीनान से चलता हुआ उसके पास आया, जो उसे देखकर सदमे में थी। जी मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। क्या बदतमीजी है ये, उसके बाबा ने कहा। शादी कर रहा हूं आपकी बेटी से, आपको नजर नहीं आ रहा? वो तंजिया लहजे में बोला तो उस शख्स ने गुस्से से देखा। जब हमने खत्म कर दिया था इस रिश्ते को, तो तुम दोबारा यहां पर क्यों आए? वो कांपते वजूद से धाड़े। बाबा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो कंधों से थामते हुए बोली। गार्ड्स, अगर यहाँ पर 10 मिनट में निकाह शुरू ना हुआ तो जितनी तुम लोगों की गन्स में गोलियां हैं वो सब की सब यहाँ मेहमानों के सीनों में उतार देना, वो सर्द लहजे में बोला था और उस शख्स का रंग फक हो गया। क्या हुआ, डर गए क्या? अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं टाइगर हूं और बंदों को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने कहते हुए अपनी गन निकालकर सामने बल्ब का निशाना लिया तो छनाके से बल्ब टूट गया। बहुत से लोग चीखे मारते बाहर को भागे। उस शख्स ने गन उसके बाबा पे तानी तो वो लड़की तड़प कर उसके सामने आई। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर प्लीज मेरे बाबा को कुछ मत करना, वो हाथ जोड़ते हुए बोली तो टाइगर ने दिलचस्पी से उसे देखा। गुड गर्ल, वो बोलता सोफे पे बैठ गया। कुछ देर के बाद निकाह शुरू हो गया। निकाह के बाद वो उसका हाथ थामे वहां से खींच कर लाता, गाड़ी में धकेलते हुए ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहता उसके साथ बैठ गया। अजलान अपने होटल से निकलकर गाड़ी में बैठा और अपनी मीटिंग के लिए निकल ही रहा था कि जब ही उसके नंबर पर एक कॉल आने लगी। उसने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। अस्सलामुअलैकुम मामा, कैसी हैं आप? उसने मोबाइल कान को लगाते हुए कहा। तुम अभी मेरी फ्रेंड रूबी की एनजीओ में आ रहे हो, मुझे तुम्हें एक लड़की दिखानी है। दूसरी तरफ से एक्साइटेड अंदाज में कहा गया तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। आप फिर से शुरू हो गई हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं ना कि मुझे किसी भी किस्म की लड़की में इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस वक्त अपनी मीटिंग के लिए निकल रहा हूं तो वहां नहीं आ सकता। आप एक काम कीजिए, उस लड़की की फोटो मुझे भेज दीजिए। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोला तो दूसरी तरफ से वो उसे डांटने लगी। तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो, ये बहुत ही गलत बात है। तुम 30 साल के होने वाले हो और अभी तक तुम्हारी शादी का कोई इरादा नहीं है। देखो बच्चे, वो बहुत प्यारी है, तुम भी देखोगे ना तो फिदा हो जाओगे। दूसरी तरफ से उसकी मामा ने कहा तो वो उनकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा चलें, आप तस्वीर भेजेंगी तो मैं उसके ऊपर कमेंट पास कर दूंगा और फैसला भी बता दूंगा कि शादी करनी है या नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला और फिर फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ से कुछ देर के बाद एक वीडियो वसूल हुई जिसमें एक लड़की शानों पर दुपट्टा फैलाए बच्चों के साथ खेल रही थी और बरसती बारिश में वो किसी अप्सरा की मानिंद लग रही थी। अजलान अपनी मॉम की चॉइस पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी है मामा, रिश्ता कब लेकर जा रही हैं? वो बोला तो दूसरी तरफ से फौरन कॉल आने लगी। उसने दोबारा से कॉल उठाकर मोबाइल कान को लगाया। तो मेरे बेटे का दिल पिघल गया ना, वो है ही इतनी प्यारी कि कोई भी फिदा हो जाए। रिश्ता मैं अभी लेकर नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अनजान गमकर एक दो मुलाकात करो ताकि तुम्हें उसकी नेचर का पता चल जाए, बाद में ये ना कहो कि मामा ने तुम पर जुल्म कर दिया है। वो उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता हामी भर गया। फिर अगले दिन वो अपने होटल से निकल ही रहा था और हमेशा की तरह वो पीछे बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था कि एक सिग्नल पर गाड़ी रुक गई और उसी वक्त किसी ने उसका शीशा नॉक किया। उसने सर उठाकर एक सरसरी सी निगाह डालना चाही, मगर निगाह पलटना भूल गई। वो लड़की बिलाशुबा वही थी जिसकी वीडियो वो कल देख चुका था। वो उसकी शीशे के पास चेहरा जोड़े अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस पार से बाहर का नज़र आता था मगर बाहर से अंदर का नज़र नहीं आता था। वो उसकी कोशिश पर धीमा सा मुस्कुराता शीशा नीचे करने लगा। हाय सर, मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ तो उसके लिए मदद कीजिए, वो जल्दी से बोली। मिस, मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पैसे निकाल कर दे सकूँ। लेकिन एक काम हो सकता है कि आप कल आ जाइए मेरे होटल पर और मैं वहाँ पर आपको कैश दे दूँगा। वो अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसने तजब्जुब के आलम में उसे देखा और फिर आहिस्ता से उस कार्ड को थाम लिया। फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। वो सामने के मिरर से अभी भी उसको देख रहा था, जो कि कार्ड को उलट पलट कर देख रही थी। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर अगले दिन वो उसके होटल में मौजूद थी और अजलान ने उसे अपने ऑफिस में ही बुला लिया था और वो दिलचस्पी से उसके ऑफिस को देख रही थी और अजलान उसे, जो कि इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। फिर उसने उसे कैश दिया तो वो उसका शुक्रिया अदा करते थक नहीं रही थी और वो महज उसे देख रहा था, जिसकी हसीन आंखें नम होने से मज़ीद हसीन हो गई थीं। दोबारा मुलाकात हो सकती है आपसे? वो उसे बाहर ड्रॉप करने आया तो बेख्तियार पूछ बैठा। जी, वो क्यों?
उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। ताकि आपकी एनजीओ के लिए मजीद पैसे दे सकूं, वो शरारती अंदाज में बोला। तो वो हंस पड़ी। सर, इन पैसों से कुछ अरसा तो गुजर ही जाएगा और फिर कोई बात नहीं, अगर ख़त्म हुई तो मैं फिर दोबारा से आ जाऊंगी, वो इत्मीनान से बोली। और अगर मुझे कोई और मदद करनी हुई तो? चले ठीक, नो प्रॉब्लम, आप मेरा नंबर ले लीजिए, वो जल्दी से बोली। तो अजलान ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपना नंबर डायल करके उसे दिया। थैंक यू मिस सहर, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। तो वो टैक्सी में बैठकर चली गई। फिर आने वाले दिनों में वो दोनों एक दूसरे से कई बार मिल चुके थे। फिर एक दिन वो उसे घर लेकर आया तो मिसेस कलीम उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थीं। अजलान का छोटा भाई रेहान और बहन फिल्ज़ा भी उससे मिलकर बहुत खुश थे। वो उन सब की मोहब्बतों पे हैरान खड़ी थी। फिर मिसेस कलीम ने उसके घर रिश्ता भेजने की बात की तो वो परेशान हो गई। मैं अपने बाबा से पूछकर बताऊंगी, वो आहिस्ता से बोली। नो प्रॉब्लम, जैसा आपको ईजी लगे, मिसेस कलीम ने कहा। फिर उसका 2 दिन के बाद फ़ोन आया कि वो शादी के लिए रेडी है और मिसेस कलीम उसी दिन उसके घर रिश्ता ले आईं। महल्ले वाले इतनी आलीशान गाड़ियों को वहां देखकर छतों पर से झांकने लगे थे। घर छोटा सा था मगर काफ़ी अच्छा बना था। वो लोग सलीके से सजे इस बैठक में बैठ गए। कुछ देर के बाद एक खातून अंदर आ गईं जो कि सहर की वालिदा थीं। वो गर्मजोशी से उनसे मिलीं। फिर वो दोनों बातें करने लगीं। कुछ देर गुजरी तो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो सहर के वालिद थे जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। फिर मिसेस कलीम ने रिश्ता मांगा तो उन्होंने फ़ौरन ही हाँ बोल दी और मिसेस कलीम तो वहाँ से शादी की तारीख लेकर ही उठी थीं और ठीक 10 दिन के बाद उनकी शादी के दिन तय थे। मिसेस कलीम के जाते ही सहर ने लब कुचलते हुए अपने बाबा यूनुस खान को देखा जो कि काफ़ी परेशान दिख रहे थे। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एसीपी साहब से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि तुम इस मिशन पे काम नहीं करोगी। प्लीज़ बाबा, ये सब करना होगा ताकि मैं उस शख्स के लैपटॉप तक रसाई पा लूं और लैपटॉप तक रसाई पाने के बाद मैं उस शख्स के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकती हूँ, वो तेज़ लहजे में बोली। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इस मुश्किल में फंसना नहीं चाहता। वो एक माफिया है, मैं अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें इसीलिए पुलिस ऑफिसर बनने से रोका था क्योंकि यहाँ हर पल किसी न किसी बात का खतरा होता है। तुम जानती भी नहीं हो कि वो कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। लोग कहते हैं कि वो उनकी बेटियों की इज्जत के साथ खेलता है और मैं अपने घर की इज्जत को यूं पामाल होते नहीं देख सकता। यूनुस खान गुस्से से बोले। प्लीज़ बाबा, ये 10 दिन है और शादी कभी नहीं होगी। मैं इन दिनों में ही उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को साबित कर दूंगी और फिर ये जो आर्जी घर हमने लिया है इसको भी हम छोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे, वो जल्दी से बोली। तो इससे क्या होगा? वो कुछ दिन जेल में रहेगा और उसके बाद वो निकल आएगा, वो तल्ख लहजे में बोले। मैं उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत ढूंढूंगी कि वो कई अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और हमारा कानून इतना भी गंदा नहीं है, वो जल्दी से बोली। किस खुशफहमी में हो तुम? और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर एक इंसान पैसे से बिक जाता है। तुम्हारे अंदर इस वक्त एक जुनून है, उसे काबू करो। मैं भी इस जुनून के चलते बहुत कुछ करना चाहता था मगर मेरे हाथ बंधे होते थे और इसी वजह से मुझे प्रमोशन की बजाय डिमोशन मिला। फिर मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं कभी भी इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। मैंने पुलिस एकेडमी की जॉब ठुकराकर एक कॉलेज में जॉब करना मंजूर किया है मगर तुम्हारे अंदर पुलिस बनने का जुनून था और वो तुमने पूरा कर लिया। बस जाओ, वहाँ ड्यूटी निभाओ, यूनुस खान तल्ख लहजे में बोले। प्लीज़ बाबा, मेरी बात मान लीजिए। अगर कुछ गलत हुआ तो प्रॉमिस करती हूँ मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, वो उनके हाथ पर हाथ रखकर बोली। तो वो सर झटक कर रह गए। फिर आने वाले दिनों में उसके ससुराल की तरफ से महंगे महंगे ड्रेसेस आ रहे थे। आज मेहंदी की रस्म थी और वो यज़दानी विला में ही रखी गई थी। हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा होटल्स थे मगर उनकी वालिदा का कहना था कि वो अपने घर में ही ये फंक्शन रखना चाहती हैं। ड्राइवर उन्हें पिक करने आया था। वो लोग वहां पहुंचे तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया धड़ाधड़ उनकी तस्वीर ले रहा था। अजलान ने नीचे उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसका हाथ थाम कर वो स्टेज की जानिब बढ़ गया। मूंगिया कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी में वो धान पान सी लड़की सीधी उसके दिल में उतर रही थी। वो कितनी देर उसका हाथ थामे उसे देखता रहा, फिर वो नीचे लेकर उसे डांस फ्लोर पे आ गया। उस शख्स की बहकी बहकी निगाहों से सहर को अपना वजूद झुलसता महसूस हो रहा था मगर वो उसके सामने खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती थी। मगर वो किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अंदर कमरे में जाना चाहती थी। फिर वो उसका हाथ थामकर स्टेज की जानिब बढ़ रहा था कि वो जानबूझकर वेटर से टकराई और वेटर के हाथ पे मौजूद जूस उसके ऊपर गिर गया। आई एम सो सॉरी मैम। वेटर तो घबरा ही गया था
और अजलान उस वेटर पे गुस्सा करने लगा। कोई बात नहीं, मैं वॉश कर लेती हूँ, आप मुझे कमरे का बता दीजिए। वो बोली तो अजलान ने उसे मुलाजमा के साथ अपने रूम में ही भेज दिया। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने कमरे में आकर जल्दी से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे एक साइड पर उसका लैपटॉप नज़र आ गया। वो जल्दी से अपने पर्स से यूएसबी निकालकर उसमें सारा डेटा ट्रांसफ़र किया और जल्दी से बाहर निकल आई। फिर कुछ देर तक उनकी मेहंदी की रस्म पूरी होने लगी और उसने अपना पर्स 1 मिनट के लिए इधर रख दिया। फिर कुछ देर के बाद रस्म खत्म हुई तो वो लोग वापसी के लिए निकल आए और उसको एसीपी साहब ने अपनी गाड़ी भिजवा दी थी और वो लोग उस गाड़ी में बैठकर अपने खुफिया घर की जानिब रवाना हो गए, जिसका एड्रेस टाइगर यानी अजलान को नहीं मालूम था। और गाड़ी जब तक ओझल न हो गई, अजलान वहीं पर खड़ा रहा। फिर उसने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और यूएसबी को देखने लगा। उसके चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी थी। वो लंबे लंबे डंग भरता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। उसने कमरे में आकर हर चीज को तहस नहस कर डाला था। गुस्सा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उस लड़की की हकीकत कैसे नहीं उसी वक्त जान सका। वो लड़की अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाए उसके और उसकी माँ के जज्बात से खेलती रही थी। जैसे मैंने यूएसबी बदल दी ना, वैसे ही मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे पीछे आदमी लगा सकता था, लेकिन नहीं मिस सहर, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा और अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगा। वो दिल ही दिल में बोलता जा रहा था। फिर उसने सारी बात जाकर मिसेस कलीम को बताई तो वो कितनी देर शॉक्ड सी उसे देखती रहीं। फिर वो अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। क्या तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी? क्यों नहीं छोड़ देते मेरे बच्चे ये सब? पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है मेरी जान, इल्जाम है तुम पे, वो रोते हुए बोली। प्लीज मामा, रिलैक्स हो जाएं। लोगों के कहने से क्या होगा? आप और मैं हकीकत जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मेरी शादी उससे कल नहीं होगी, मगर होगी जरूर। आपकी बहू वही बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उनके हाथ पर हाथ रखे बोला तो वो परेशान होकर उसे देखने लगी। फिर कुछ देर वो उनके पास बैठने के बाद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर वो सिगरेट लबों में दबाए उसी के बारे में सोच रहा था। उसने जाते ही यूएसबी भेजकर घर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही एसीपी साहब ने उसे अपने ऑफिस बुलाया तो वो काफी ज्यादा संजीदा थे। क्या हुआ सर? सहर ने पूछा। नाकाम हो गई हैं आप अपने मिशन में मिस सहर। ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने उनके लैपटॉप से सारा डेटा ट्रांसफर किया है, वो हड़बड़ा कर बोली। ये तुम्हारे बस का काम भी नहीं था। तुम जैसी लड़कियां पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। खैर, मैं तुम्हें इस मिशन में नाकाम होने की वजह से पुलिस की नौकरी से बरतरफ करता हूं। एसीपी साहब ने गरज कर कहा तो उसका रंग फीका पड़ गया। वो अफसुर्दा सी घर पहुंची तो यूनुस खान सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो यूनुस खान की गोद में सर रखे फूट फूट कर रो दी और सब लोग उसके यूं रो देने पर परेशान हो गए। उसने सारी बात जब यूनुस खान को बताई तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारी फूफो वैसे भी शादी का पूछ रही थीं और मैं चाहता हूं कि शादी इसी हफ्ते हो जाए। वो तल्ख लहजे में बोले तो वो उनकी बात सुनकर चुपचाप सर झुका गई। फिर उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, मगर वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी। फिर आज शादी के दिन वो शख्स आकर उसे बंदूक की नोक पर ब्याह कर ले जा रहा था। गाड़ी यजदानी हाउस में पहुंची तो मुलाजिम फूलों के थाल थामे खड़े थे। सब ने इसका परतपाक इस्तकबाल किया था, जैसे कि ये शादी बड़े नॉर्मल अंदाज में हुई है। उसे उनकी बेहिसी पर सख्त गुस्सा आया। मिसेस कलीम ने आगे बढ़कर उसके ऊपर से पैसे वारने चाहे तो उसने जोर से उनका हाथ झटका। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका बेटा मुझे ऐन शादी के दिन बेइज्जत करके लेकर आया है और आप मुझ पर फूलों और पैसों की बारिश कर रही हैं। अपने बेटे पर कीजिए, जिसकी आपने इतनी गंदी तरबियत की है। वो बोली नहीं, फनकारी थी। शट अप, माफी मांगो मेरी माँ से। वो उसके बाजू दबोच कर धाड़ा। हरगिज नहीं मांगूंगी और तुम जैसों के सामने सहर कभी नहीं झुकती। और हाँ, तुम जो समझ रहे हो ना कि तुम जीत चुके हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मिस्टर टाइगर। तुम एक गुंडे, मवाली और मैं एक पुलिस वाली रह चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारा बैंड बजाऊंगी। बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने। वो तनफ्फुर भरे लहजे में बोलती अपना बाजू एक झटके से छुड़वाती हुई उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो लाउंज में इधर से उधर घूम रहा था। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे यूं बात करने की? वो गुस्से से बोला। इस बारे में मत सोचो मेरी जान और खुद को रिलैक्स रखो। तुमने ऐन शादी के दिन उसकी शादी तड़वाकर खुद के साथ जबरदस्ती शादी की है, तो जाहिर है वो इतना रिएक्ट तो करेगी ना। मिसेस कलीम हमेशा की तरह अपने नर्म लहजे में बोली। ठीक है, वो रिएक्ट करे, मुझ पे करें, आप पे नहीं। वो तब कर बोला। वैसे बहुत ही गलत हरकत की है तुमने।
क्या ज़रूरत थी उसकी शादी तड़वाने की? क्या पता वो उस लड़के को पसंद करती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मिसेस कलीम ने कहा। मामा, वो पसंद करती हो या ना करती हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर वो आपकी पसंद थी, ये अहम है। मैंने कभी भी आपको किसी लड़की के साथ इस तरह जज्बाती तौर पर अटैच होते नहीं देखा, और पहली बार आप किसी लड़की के साथ इस तरह अटैच थीं, तो जो आपकी पसंद थी, ये कैसे हो सकता है कि मैं वो आपको दूँ ना? वो मिसेस कलीम के हाथ थामते हुए बोला। वाह, बहुत खूब, किसी के घर उजाड़कर अपनी माँ का दिल बसा रहे हो। मैं कोई खिलौना नहीं थी जो तुम अपनी माँ को देना चाहते थे, उनका दिल बहलाने के लिए। वो ताली बजाती हुई पास आकर बोली तो वो लोग चौंक कर मुड़े। अपनी जबान को काबू में रखो, वो नागवारी से बोला। नहीं रखूंगी, और देखना, इस घर से तुम मुझे खुद निकालोगे। इस कदर मैं बदतमीजी करूंगी सबके साथ, और तुम्हारी जिंदगी में रहने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। वो सर्द लहजे में बोली और फिर फोन की जानिब बढ़ी और अपने बाबा को नंबर मिलाने लगी। मॉम, आप जाकर आराम कीजिए, वो एक निगाह उस पर डालते हुए मिसेस कलीम से बोला। खाने का पूछ लेना उससे, उसने कुछ नहीं खाया पिया होगा, मिसेस कलीम आहिस्ता से बोली। तो वो अपनी माँ को देखता रह गया, जो कि उसकी इस कदर बदतमीजी के बावजूद उसकी इतनी केयर कर रही थी। फिर दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई तो यूनुस खान ने ही फ़ोन उठाया था, और वो उन्हें तसल्ली देने लगी, मगर वो मुसलसल रो रहे थे, और उनके हर आंसू पे सहर की नफ़रत में इजाफा हो रहा था। फिर सबसे बात करने के बाद वो कमरे में आई तो अजलान शर्टलेस बेड पे बैठा था। वो नागवारी से उसे देखती वार्डरोब की जानिब बढ़ी और उसे खोला तो हर एक में अजलान के कपड़े थे। जब शादी करके लाना होता है ना, तो उसके लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम किया जाता है, वो तड़ख कर बोली। तो अजलान उठकर उसके पास आया और उसे कंधों से जकड़े वार्डरोब से लगाया। वो निडर अंदाज में उसे देख रही थी। तुम्हारी यही अदाएं मुझे अच्छी लगती हैं, पता है, मुझ जैसे सख्त इंसान को तुम ही बर्दाश्त कर सकती हो, वो कहता हुआ उसके लबों पर अपने अंगूठे से रगड़ने लगा। छुओ मत, घिन आ रही है तुमसे, वो गुस्से से बोली तो अजलान ने मानेखेज अंदाज में उसे देखा और फिर उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर वार्डरोब से पिन करते हुए उसके लबों पर झुक गया। वो खुद को छुड़वाने के लिए मचल रही थी, मगर वो ताकतवर मर्द के सामने फिर भी एक औरत होने के नाते कमज़ोर ही थी। वो भले एक पुलिस ऑफिसर थी, फाइट करना जानती थी, मगर वो सामने खड़ा शख्स भी टाइगर था, जो कि ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुका था। वो उसे छोड़ते पीछे हुआ तो वो खांसती हुई अपनी सांसें बहाल करने लगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, वो गुस्से से उस पे झपटी और उसे ज़मीन पे गिराकर उसके सीने पे सवार हुई, उसके चेहरे पे मुक्का मारने लगी तो वो बीच में ही उसके हाथ जकड़े पहलू में गिराता उस पे हावी हो चुका था। बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ, वो उसके कान की लो को लबों से छूते हुए बोलता उठा और अपना बाथरोब उठाकर अलमारी को घुमाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो भी उठी और सर थामकर बेड पे बैठ गई। कुछ देर गुजरी और दरवाज़ा नॉक हुआ और मिसेस कलीम अंदर आईं। आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? होंगे तो बदलूंगी ना, वो तल्ख लहजे में बोली। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद भिजवाए हैं और मुलाजिमा ने वार्डरोब में रखे होंगे। वो बोलती मुड़ी और वार्डरोब खोली तो उसमें लेडीज़ कपड़े देखकर हड़बड़ा कर उठी और उसे समझ आई कि वो अलमारी को घुमा कर क्यों गया था। वो मिसेस कलीम के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी। आप कपड़े चेंज कर लीजिएगा, और ये आपकी मुंह दिखाई मैं दे नहीं पाई थी, उन्होंने एक मखमली केस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने चुपचाप उसे थाम लिया। उसकी तरबियत में ये शामिल नहीं था कि वो बिला वजह बेइज्जती करती किसी की, और आज उसने पहली बार उनसे बदतमीजी भी की थी। अब कपड़े चेंज करके आराम कीजिए, मैं चाय वगैरह भेजती हूँ, अगर कुछ खाना हुआ तो इंटरकॉम पे बता दीजिएगा, वो कहकर वापस पलट गईं। कुछ देर के बाद वो बाथरूम से बाहर निकला और अपने टावल से बाल रगड़ते हुए उसे मिरर में देखने लगा, जो कि न जाने किन सोचों में गुम थी। कल तैयार रहना, हनीमून के लिए जा रहे हम, वो उसे देखते हुए इत्मीनान से बोला तो उसने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी साथ जाने से बेहतर मैं अपनी जान ना ले लूं, वो तल्ख लहजे में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। तुम खुदकुशी करके हराम मौत क्यों मरोगी? तुम जैसी नेक शरीफ घराने की लड़की को ये सूट नहीं करेगा, और मुझ जैसा गुंडा मवाली तो कुछ भी कर सकता है। तुम फिक्र मत करो, कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हें खुद ही कत्ल कर दूंगा, वो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला। तुम मुझे बार बार क्यों छूते हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे छूने से घिन महसूस होती है, वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली। यार क्या करूं, कंट्रोल नहीं हो रहा। यार तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खुशबू है कि मैं अपने हवास खो रहा हूं, वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए गहरा सांस लेकर बोला। वो उसे पीछे धकेलती हुई अपने कपड़े पकड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अजलान गुनगुनाते हुए कपड़े चेंज करने लगा। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो अजलान उसे देखकर ठिठक गया। खुले बालों में वो बहुत ही हसीन लग रही थी। वैसे ये पठान लोग हसीन बहुत होते हैं,
अल्लाह पाक ने पता नहीं सारा हुस्न तुम लोगों को दे दिया होता है। वो उसे देखते हुए बेबाक लहजे में बोला। वो बिना कुछ बोले दूसरी जानिब आकर लेट गई। कुछ देर के बाद लाइट्स ऑफ हुईं और अजलान ने उसको बाजू से खींचकर अपनी बाहों में भरा तो वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धकेलने लगी। इसलिए ज़्यादा मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं खुद को कंट्रोल करूं, वो कहते हुए उस पर झुका और फिर उसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद वो उस पर अपना हक जताता चला गया। उसे पहली बार अपना आप बहुत कमज़ोर महसूस हुआ था। वो शख्स वाकई में बहुत ताकतवर था कि उस जैसी बहादुर पुलिस ऑफिसर जो कि बैक वक्त 5-5 लोगों के साथ फाइट कर लेती थी, वो भी उसके सामने हार चुकी थी। अगले दिन सुबह को आंख खुली तो अजलान कमरे में मौजूद नहीं था। वो उठकर फ्रेश होकर नीचे आई तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। अरे बेटा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने मुलाजमा को भेजा था मगर वो कह रही थी कि तुम वॉशरूम में हो, मिसेस कलीम बोली। मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाना है, वहीं जाकर नाश्ता करूंगी, वो कहती मुड़ी। तुम कहीं नहीं जा सकती। अजलान की सर्द आवाज़ कानों से टकराई तो वो लब भींच कर पलटी। तुम मुझे रोकोगे? मैं किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली, वो गुस्से से बोलती आगे बढ़ी। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम उठाया तो तुम्हारा भाई 4 कंधों पर घर वापस जाएगा, उसने गुर्रा कर कहा। तो वो मुतवहिश अंदाज में पलटकर देखने लगी। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो उसे, मिसेस कलीम ने कहा। हरगिज़ नहीं, ये अपने ख़ानदान वालों से नहीं मिलेगी। इसने जो मेरे साथ किया, इसकी सज़ा तो बनती है ना। पहले ये अपनी सज़ा पूरी करे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली से मिलती रहे। और इसकी सज़ा शुरू होती है आज से। इसको किचन के काम समझा दीजिएगा आपा, ताकि ये अपने शौहर के लिए खाना पकाना भी सीख ले, क्योंकि लड़कियां लड़ती मरती नहीं अच्छी लगती, बल्कि किचन और घरों के काम करती अच्छी लगती हैं, वो सर्द लहजे में बोला और फिर इत्मीनान से खाना खाने लगा। वो रोती हुई वहां से अपने कमरे में वापस आ गई। वो घुटनों में सर दिए रो ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर मिसेस कलीम अंदर दाखिल हुई और उनके पीछे मुलाजमा ने ट्रे पकड़ी हुई थी। नाश्ता यहाँ पर रख दो और तुम जाओ, मिसेस कलीम ने कहा और फिर उसके पास आकर बैठ गईं। वो ऐसा सफाक नहीं है जैसा वो दिखाता है। तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ना, वो सुधर जाएगा, मिसेस कलीम ने कहा। तो वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में उन्हें देखने लगी। आपके बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपने कोशिश की होगी ना कि अपने बेटे को सुधारने के लिए, वो नहीं सुधरा। जब वो आपके कहने पर नहीं सुधरा, वो मेरे कहने पे कैसे सुधर सकता है? आप मुझसे इस तरह की उम्मीद भी कैसे रख सकती हैं? वो तल्ख लहजे में बोली। जो काम एक माँ नहीं कर सकती ना, वो कभी कभार महबूबा बनकर उसकी बीवी कर सकती है। तुम उसकी महबूबा बनो, मिसेस कलीम ने कहा। तो वो बेजारी से सर झटक कर रह गई। उसकी बेजारी देखकर मिसेस कलीम जैसे बुझ सी गई थी। आपको अपने मेके जाना है ना, मैं ड्राइवर के साथ आपको भेजती हूँ। मेरा बेटा आपको कुछ नहीं कहेगा। नीचे आ जाइएगा जब आप तैयार हो जाएं, मिसेस कलीम ने कहा और फिर उठकर चली गईं। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ अपने मैके आई और अपने माँ बाप से मिलकर वो फूट फूट कर रो दी। उमैर नहीं आया कॉलेज से? उसने पूछा। नहीं, उसका कोई कॉलेज प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट करके आएगा, उसकी माँ सकीना खान ने कहा और फिर उठकर किचन में चली गई। वो शाम को उमैर के साथ वापस आई और सीधी अपने रूम की जानिब बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो अजलान सोफे पे बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। वो उसे इग्नोर करते हुए वार्डरोब की जानिब बढ़ी और जैसे ही वो पलटी तो वो उसके पीछे खड़ा था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने मैके नहीं जाओगी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, वो कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका और उसके लबों पर अपनी शिद्दत बरसाने लगा। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी तो वो उसके दोनों हाथों को जकड़कर उसकी पुश्त के साथ लगा गया। उसके आंसुओं का जायका महसूस करता वो आहिस्ता से पीछे हटा तो वो रो रही थी। क्या बात है, इंस्पेक्टर सहर खान रो रही हैं? वो तंजिया लहजे में बोला तो उसने जख्मी निगाहों से उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद वो आकर तकिया उठाकर सोफे की तरफ जाने लगी तो उसने उसके बाजू से खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया। ऐसी गलती मत करना, मैंने तुमसे शादी कोई तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने के लिए नहीं की। अपनी बीवी होने का हक अदा करो। मुझे तुम्हारी तलब महसूस हो रही है दोबारा से, तो जब तक मैं अपनी तलब पूरी नहीं कर लेता तुम यहीं पर मेरे पास रहोगी। और उसे अपने पहलू में गिराते हुए उस पर झुकते हुए बोला, मुझे तुमसे बहुत नफरत थी, मगर अब मुझे तुमसे शदीद तरीन नफरत है। तुम एक सफाक आदमी होने के साथ साथ एक घटिया और नीच आदमी भी हो, जो कि अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती अपना फिजिकल रिलेशन बनाता है। वो सुलगते लहजे में बोली, तुम जो मर्जी कह लो, मैं तुम्हारी इन बातों को अपने सर पर सवार नहीं करूंगा। तुम्हारे नज़दीक अगर बीवी से अपना हक वसूल करना घटिया और नीच आदमी होने की निशानी है तो फिर तो दुनिया का हर इंसान ही घटिया होगा। वो कहते हुए उस पर झुका। आपकी इन हरकतों से मेरी नफरत में इजाफा होता चला जाएगा। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए फुनकार कर बोली,
फिर वो उसकी सिसकियों और आहों के बावजूद उस पर अपनी शिद्दतें बरसा रहा था। फिर वो तो पुरसुकून होकर सो गया, मगर वो अपनी बेबसी पर घुट घुट कर रोती रही थी। अगले दिन वो दोपहर में बैठी चाय पी रही थी और अजलान के फॉरेन से डेलीगेट्स आए थे। वो चाय पीकर फारिग ही हुई थी कि उसके नंबर पर उसके बाबा की कॉल आने लगी। उसने जल्दी से उठाई तो दूसरी तरफ से वो रो रहे थे। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? उसने मुस्तरिब लहजे में पूछा। उमैर का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा बच्चा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। वो रोते हुए बोले तो वो साकित रह गई और उसे अजलान के कल के अल्फाज याद आए तो वो भागती हुई गेस्ट रूम की जानिब बढ़ी और धार से दरवाज़ा खोला। वो जो डेलीगेट्स के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिस्कस कर ही रहा था कि दरवाज़ा खुलने पर उसने सर उठाकर देखा तो सहर आंसुओं से तर चेहरा लिए उसे तनफ्फर भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी अनहोनी का एहसास दिलाया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। आर यू ओके सहर? उसने पूछा ही था कि जवाब में सहर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। उसकी हरकत पे सब लोग उठकर खड़े हो गए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की? वो उसका गरेबान पकड़कर चिल्लाई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बाहर चलकर बात करते हैं। वो दांत पीस कर बोला। नहीं, यहीं पर बात होगी, इन लोगों को भी तुम्हारी असलियत पता चलनी चाहिए। वो कहती हुई आगे बढ़ने लगी तो उसने उसके बाजू से जकड़कर अपने सामने किया। मैंने कहा है कि हम बाहर बैठकर बात कर सकते हैं, वो सर्द लहजे में बोला और उसकी उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त हो रही थीं। बात यहीं पर होगी और सबके सामने होगी। ये जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं, ये दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। इसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और इसने न जाने कितने लोगों का कत्ल किया है। ये अपनी दौलत और जायदाद कमाने के लिए लालच में किसी भी हद तक जा सकता है और यहाँ तक कि अगर बात ना मानी जाए तो ये आपके अपनों को नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे कि इस शख्स ने मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की। वो हल्क के बल चीखी थी और सब लोग हैरानी से उसकी बात सुन रहे थे और वो मुट्ठियां भींचे खड़ा था। सहर बेटी, बाहर चलकर बात करते हैं, इस तरह मेहमानों के सामने तमाशा मत बनाओ, मिसेस कलीम ने इल्तजाइया अंदाज में कहा। आप भी आइए, क्योंकि आप ही की गंदी तरबियत का नतीजा है कि आपका बेटा इस तरह का है। मैंने तो सुना है कि आपके भी किसी मर्द के साथ नाजायज। शट अप! अजलान दहाड़ा था और मिसेस कलीम फक चेहरे से मुंह पे हाथ रखे खड़ी थीं। बहुत तकलीफ हुई है ना तुम्हें, मिस्टर टाइगर, अपनी और अपनी माँ के करतूतें सुनकर। अब मैं देखना तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। हर जगह तुम्हारी करतूतों के कारनामे बताऊंगी। वो गुस्से से बोली और फिर वहां से निकलती चली गई। मिसेस कलीम ने मुट्ठियां भींचकर खड़े अजलान को देखा। इसका भाई हॉस्पिटल है इसलिए इसने ऐसा रिएक्ट किया। जाओ, इसे तुम्हारी ज़रूरत है, मिसेस कलीम ने कहा तो उसने नम आंखों से अपनी माँ को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसके बाबा और माँ बाहर कॉरिडोर में ही बैठे थे। उमैर के दोस्त भी वहीं थे। वो उनके पास गई तो उसकी माँ सकीना खान उसे देखते ही उठकर उसके गले लगकर रोने लगी। मेरा उमैर ठीक नहीं है, सर पर बहुत बुरी चोट लगी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा, जिसके लिए 50 लाख चाहिए होंगे। वो बोलते फूट फूट कर रो दी। एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसने उमैर के दोस्तों के पास जाकर नम लहजे में पूछा। वो दरअसल बाजी, एक बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी और उमैर उनको बचाते ज़मीन पर गिर गया और सर बहुत बुरी तरह फुटपाथ पे लगा। उसके दोस्त ने बताया तो वो जैसे सांस लेना भूल गई। मुझे लगा कि उसका बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जानबूझकर उसके साथ गाड़ी टकराई है। वो खोए हुए लहजे में बोली। नहीं आपिया, उसका पाँव खुद ही फिसल गया था और खुद को संभाल नहीं पाया और फुटपाथ पर जा गिरा। और बाइक एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो तो बहुत आहिस्ता चलाता है ना, उसके दोस्त ने कहा तो वो धप से बेंच पर बैठ गई। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया, वो दिल ही दिल में बोली। फिर कुछ देर गुजरी और मिसेस कलीम अजलान के साथ वहां आ गई और वो शर्मिंदगी से उनसे निगाहें नहीं मिला पा रही थी। मिसेस कलीम ने सकीना को गले लगाते हुए हौसला दिया। फिर डॉक्टर बाहर आया तो अजलान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और फिर डिस्कस करता उनके साथ बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद मिसेस कलीम रेहान के साथ वापस चली गईं और अजलान वहीं पर था। वो पूरी रात वहां से नहीं हिला था, बल्कि उसने ज़बरदस्ती उसके मामा और बाबा को वहां एक रूम बुक करवाकर आराम करने के लिए कहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही उमैर के दिमाग का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ऑपरेशन के बाद भी अभी तक उसकी हालत नहीं संभली थी और अजलान मुसलसल उधर ही था और काफ़ी थका हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर डॉक्टर्स ने जब उमैर की कंडीशन के बारे में बताया कि वो अब काफ़ी बेहतर है, तो यूनिस खान और सकीना की जान में जान आई। अजलान ने उन्हें आराम करने को कहा था। बेटा जी, आप खुद भी आराम कर लीजिए और सहर को भी करवाएं, सकीना ने कहा। आप पहले आराम कर लें, फिर हम भी कर लेंगे, वो संजीदगी से बोला। फिर उनके जाने के बाद वो उसकी तरफ मुड़ा। कुछ लोगी?
उसने संजीदगी भरे लहजे में पूछा तो वो बावजूद भूख के नफ़ी में सर हिला गई। वो सर झटककर वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में बर्गर और चाय थी। उसने पास बैठते हुए ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो वो उसे महज देख कर रह गई। आप अगर चाहें तो घर जा सकते हैं, उसने ट्रे थामते हुए आहिस्तगी से कहा। नहीं, अभी फ़िलहाल जब तक उमैर को होश नहीं आ जाता मैं यहीं पर हूँ, वो संजीदा लहजे में बोला। एम सॉरी, वो आपने मुझे परसों धमकी दी थी ना, तो मुझे लगा कि शायद आपने मेरे भाई का। वो बात अधूरी छोड़कर अपने लब कुचलने लगी। वो उसकी बात पे चुपचाप दूसरी जानिब देखने लगा। फिर शाम तक उमैर को ज़रा सा होश आया तो उसके बाद वो घर के लिए चला गया। सकीना ने उसे भी उसके साथ जाने को कहा मगर वो इनकार कर गई। अगले दिन जब उमैर को मुकम्मल होश आया तो उससे बातचीत करने के बाद वो काफ़ी मुतमईन हो गई थी। फिर उसने ड्राइवर को फ़ोन करके घर जाने का फ़ैसला किया। वो घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर ठिठक गई। लाउंज में सिवाय अजलान के सब बैठे हुए थे और एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की मिसेस कलीम के गले में बाहें डाले बैठी थी। उसने सलाम किया तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। हाय, मैं अजलान की कज़िन रोमा और तुम उसकी महबूबा। मुझे तो सच में यकीन नहीं आता कि अजलान को किसी से मोहब्बत हो गई। पता है, मैं भी बहुत मोहब्बत करती थी इससे, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो मुंह बसोर कर बोली तो सहर सर झटककर मिसेस कलीम को सलाम करते हुए उनके पास बैठ गई। कैसे हैं आपके भाई अब? मिसेस कलीम ने पूछा। जी आंटी, काफ़ी बेहतर हैं, वो अपनी कनपटियां दबाते हुए बोली। अच्छा, एक काम करें, चेंज करें और मैं खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ, फिर उसके बाद आराम कर लीजिएगा, मिसेस कलीम ने अपने अज़ली नर्म लहजे में कहा तो वो उनके अंदाज पर मज़ीद शर्मिंदा हो गई। सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, वो सर झुकाए लब कुचलते हुए बोली। इट्स ओके, तुम परेशान थीं इसलिए तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात निकल गई, मिसेस कलीम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो वो इस औरत को देखकर रह गई। न जाने उनके अंदर इतनी तहम्मुल मिजाजी क्यों थी और बेटा इतना ही गरम मिजाज। वो सर झटक कर उठकर अपने कमरे में आ गई। चेंज करके फारिग हुई तो मुलाजिमा उसके लिए खाना दे गई थी। उसने खाना खाकर कुछ देर आराम किया और वो फिर बाहर निकली तो लॉन में झूले में रोमा के साथ बैठे अजलान को देखकर ठिठक गई। वो उसके कंधे पर कोहनी टिकाए न जाने कौन सी बातें कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उससे न जाने क्यों जलन सी महसूस हुई, मगर वो सर झटक कर दूसरी जानिब देखने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर उसके पास आया। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तुम्हें अगर जाना है तो चलो, उसने पास आकर बोला तो वो चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। फिर उसके साथ हॉस्पिटल से होकर वो वापस आई और कमरे में आते ही वो सोने के लिए लेट गया। इसे क्या लगता है, ये इस तरह का एटीट्यूड दिखाएगा तो मैं इससे दोबारा भी माफ़ी मांगूंगी। भले इसकी माँ अच्छी है मगर ये एक गुंडा मवाली है और ऐसे लोगों के आगे मैं नहीं झुक सकती, वो दिल ही दिल में बोली, मगर न जाने अंदर कौन सी बेचैनी थी जो कि उसे सोने तक नहीं दे रही थी। अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर वॉक करने के लिए बाहर आई तो जिम रूम का मंजर देखकर ठिठक गई। रोमा स्लीवलेस तंग सी शर्ट में रनिंग मशीन पर दौड़ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो दूसरी साइड पर पुशअप करते अजलान को देखकर चौंक गई। ओह हाय, गुड मॉर्निंग, रोमा ने चहक कर कहा तो अजलान ने भी सर घुमाकर उसे देखा और फिर वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। तुम्हें इस तरह का ड्रेस पहनकर नहीं घूमना चाहिए, वो नागवारी से उसे देखते हुए बोली तो रोमा ने हैरानगी से उसे सर से पैर तक देखा। ओह हेलो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं किसी के मुताबिक नहीं चलती, रोमा ने भी तल्ख लहजे में कहा। ओह अच्छा, ये कहाँ का तरीका है कि तुम किसी के शौहर के साथ इस तरह अकेले में कभी बातें करती नजर आओ और कभी यूं रनिंग करती हुई, वो तड़क कर बोली। शौहर? रियली? ये कब से तुम्हारा शौहर बन गया? तुम तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हो ना, और फिर अब ऐसे बात कर रही हो जैसे इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। रोमा तल्ख लहजे में बोलती उठी और पुशअप करते अजलान पर बैठ गई। अरे क्या पागलपन है रोमा, उठो यार, अजलान ने कहा। मिस्टर हैंडसम, थोड़ा सा वजन रखकर पुशअप करोगे ना तो मजीद हैंडसम हो जाओगे, वो उसके कंधा से पकड़े बोली तो वो मुस्कुरा दिया। वो गुस्से से वहां से अपने रूम में आ गई। कुछ देर के बाद वो टावल से अपना चेहरा साफ करते हुए अंदर दाखिल हुआ तो वो सीने पर बाजू बांधते उसे देखने लगी। वो उसे इग्नोर करता हुआ वार्डरोब की जानिब बढ़ा। मियाँ बीवी के पर्सनल मैटर को आपने इस रोमा से शेयर किया, वो गुस्से से बोली तो वो मुड़कर उसे संजीदगी से देखने लगा। वो मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त से हर बात शेयर करता हूँ, वो सपाट लहजे में बोलता वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगा तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पसंद नहीं कि मेरा शौहर किसी गैर लड़की के इतना क्लोज हो, वो सर्द लहजे में बोली तो वो उसके कंधों से जकड़े वार्डरोब से लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। ये तुम्हें अचानक से बीवी बनने का शौक कहाँ से पैदा हो गया, वो तंजिया लहजे में बोला।
बीवी तो मैं आपकी हूं ना, अब जैसे भी हो मुझे तो गुजारा करना ही पड़ेगा ना, वो मुंह बनाकर बोली। तुम्हारे अंदर जरा सी शर्म नहीं है कि तुम अपने किए पर किसी से माफी मांग सको, वो तल्ख लहजे में बोला। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में माफी मांग चुकी हूं और मैंने आपकी माँ से भी आकर माफी मांग ली है, वो मुंह बनाकर बोली। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह माफी एक बार मांगने से हमें माफ कर देना चाहिए? तुमने मेरी माँ पर कीचड़ उछाला है, तुम जानती ही क्या हो मेरी माँ के बारे में, वो तल्ख लहजे में बोला। तो बताइए ना आप मुझे अपने बारे में भी, अपनी माँ के बारे में भी। मुझे जानना है कि जब वो इतनी अच्छी हैं तो लोग उनके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, और जब आप भी इतने अच्छे हैं, आपकी माँ कहती हैं, तो फिर ये रास्ता क्यों अपनाया है, क्यों गलत काम धंधे करते हैं, वो नागवारी से बोली। लोगों का काम ही एक मामूली सी बात को उछालना होता है। और हाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं गलत काम करता हूँ? क्या किसी को मेरे खिलाफ सबूत मिला? वो तंजिया लहजे में बोला। पुलिस आपके बारे में सब जानती है कि आप क्या क्या करते फिरते हैं, मगर हर सबूत को मिटा देते हैं। मैंने हासिल किए थे आपके खिलाफ सबूत, लेकिन आपने यूएसबी बदल दी और आपकी वजह से मेरी नौकरी तक चली गई, वो तल्ख लहजे में बोली। तो उसने तंजिया मुस्कुराहट से देखा और फिर वो वापस पलटा और यूएसबी निकालकर उसके पास आया। तुमने मेरे खिलाफ सबूत लिए थे ना, लो ये है तुम्हारी वो यूएसबी, मैंने इसमें कुछ नहीं बदला। यूएसबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसने झिझकते हुए उसे थाम लिया। क्या हुआ, अब इसे खोलकर नहीं देखोगी? चलो मैं खुद ही दिखा देता हूँ। उसने उसके हाथ से पकड़कर सामने लगी एलईडी पे इसे मुंसलिक कर दिया। कुछ देर के बाद वहां एक वीडियो चलने लगी और वो देखकर जैसे शॉक्ड रह गई। ये तो एसीपी साहब है ना, वो हड़बड़ा कर बोली। जी हाँ मोहतरमा, जिस दिन मैं उस सियासतदान से मिलने गया था ना, उससे कुछ देर के बाद वहां आपके एसीपी साहब मिलने आए थे और मैं उस सियासतदान के ऊपर नज़र रखने के लिए वहां कैमरा लगाकर आया था, मगर आपके एसीपी साहब को इस बात की खबर नहीं थी और वहां पर आकर अपने किसी दूसरे सियासतदान की मुट्ठी गर्म करने पर उस सियासतदान को मार दिया। और मैं पिछले कई महीनों से इसी वीडियो के चलते हुए आपके एसीपी साहब से बहुत सारे काम ले रहा हूं, जो वो बरसों में नहीं कर पाए। चंद दिनों में उन्होंने वो केस हल कर दिए, सिर्फ और सिर्फ इस यूएसबी में मौजूद इस वीडियो की वजह से। और यही वीडियो हासिल करना चाहता था वो तुम्हारे जरिए। कोई मेरे खिलाफ सबूत हासिल नहीं करना चाहता था, मगर तुम जैसी लड़कियां सदा की बेवकूफ़ होती हो, वो तल्ख लहजे में बोला। तो उसने नम आंखों से उसे देखा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने बेवकूफ़ी की, लेकिन अगर एसीपी साहब बुरे हैं तो अच्छे तो आप भी नहीं है ना, वो सर झटक कर बोली। अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढो, जाओ लोगों से पूछो मेरे बारे में, वो तल्ख लहजे में बोला। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन अगर आप दुरुस्त हैं तो फिर ये गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात तो हकीकत है ना कि आपने अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हासिल किए हैं वो अपनी ताकत के जोर पर किए हैं, वो लब कुचलते हुए बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपना हक लेता हूँ और उन लोगों से लेता हूँ जिन्होंने बरसों पहले हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, वो तल्ख लहजे में बोला। बरसों पहले ऐसा क्या हुआ था? मुझे आपके बारे में जानना है, वो उसके पास आकर बोली। मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? तुम मुझसे दूर ही रहो, वो कहते हुए रुख फेरने लगा तो उसके सामने आकर खड़ी हो गई, मगर वो उसे पीछे धकेलता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। उसके जाने के बाद वो मिसेस कलीम के पास आई। एक बात पूछूं आंटी, आपके बेटे ने ये रास्ता क्यों अपनाया? उसने पास बैठते हुए पूछा तो वो उसे संजीदगी से देखने लगी। फिर वो उसे सब बताती चली गई। बरसों पहले की बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरा शौहर बात बेबात मुझे मारा करता था। मेरा शौहर शुरू ही से शराब का आदी था और इसी चीज़ को लेकर उनके वालिदैन बहुत परेशान रहते थे और मैं एक गरीब घराने से थी, तो उन्होंने अपना बेटा सुधारने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। वो मेरे हुस्न पे भी फिदा ना हो पाया क्योंकि उसे बाहर की औरतें पसंद थीं। उन्हीं दिनों उनका एक बिजनेस पार्टनर उनके पास आने लगा, जो कि मज़ीद उसे ऐसे कामों में उलझाकर अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर सब का सब हासिल करने का प्लान बना चुका था। मुझे इस बात की हकीकत पता चली तो मैं उन लोगों के आगे डट गई और इस बात को लेकर उस शख्स ने मुझे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया और मेरे शौहर ने इस बात को लेकर बहुत हंगामा किया और मुझे तलाक दे दी। मगर फिर उन पर हकीकत खुली तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर लोगों ने कहा कि खुदकुशी करने की वजह मेरा किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ होना है। मैं चुपचाप दुनिया के इस इल्ज़ाम को सीने से लगाए जीती रही और फिर बहुत मुश्किल से बिज़नेस को संभालने लगी, मगर हर तरफ से लोग मुझे हरासा कर रहे थे। मेरा अज़लान उन दिनों कॉलेज जाने लगा था, वो इन सब चीज़ों को देख रहा था और वो फिर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। कुछ अरसा गुजरा तो उसने जो हक अदालत नहीं हमें दे सकी, गुंडागर्दी से लेना शुरू कर दिया। वो गलत काम भी करता है ना तो किसी गलत इरादे से नहीं करता, जो कुछ भी किया अपना हक पाने के लिए किया
और आज भी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो उसके साथ जुड़ा होता है और उसे हक दिलाने के लिए वो गलत रास्ते अपनाता है, क्योंकि उसे अदालतों, पुलिस, इन सब पर यकीन नहीं है। और ये हकीकत भी है कि हमारा निज़ाम इस कदर गंदा हो चुका है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता। और मेरा बेटा ये सोच रखता है कि जब बुरे बने हैं तो फिर डंके की चोट पर बनते हैं। मैं उसे इस सब से भी रोकने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करना चाहती थी कि जो उसे समेट सके, मगर सब मामलात बिगड़ते ही चले गए। मिसेस कलीम बोलकर चुप हुई तो उसने अपनी नम आंखों से इस अजीम औरत को देखा। मैंने भी दुनिया की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। वो उनके पैरों में बैठते हुए हाथ जोड़कर बोली तो उन्होंने तड़प कर उसके हाथ पकड़े। नहीं मेरा बच्चा, ऐसे मत करो। और गलती बच्चों से तो होते हैं, और माँओं के दिल बड़े वसी होते हैं। सहर के रुखसार पर हाथ रखते हुए बोली तो वो जल्दी से उठकर उनके गले लग गई। फिर आने वाले दिनों में वो हर वक्त मिसेस कलीम के पास ही रहती थी और उनसे घर के काम भी सीखती थी। लेकिन अजलान तो उससे बात तक नहीं करता था। वो उसकी कुर्बत के लिए तड़प रही थी, मगर वो तो एक निगाह भी नहीं डालता था। आज भी वो रोमा के साथ शॉपिंग पे गया हुआ था। वो वापस आया तो वो गुस्से से पनपनाती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। समझते क्या हैं आप खुद को? बात क्यों नहीं करते मुझसे? वो उसके सामने खड़े होते हुए बोली तो वो मुड़कर उसे संजीदगी से देखने लगा। तुम क्यों बात करना चाहती हो मुझसे? और अब मुझ में ऐसे क्या सुरखाब के पर लग गए कि तुम्हें एकदम से मुझ में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया? वो तल्ख लहजे में बोलता उसकी साइड से होकर गुजरने लगा तो वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे वार्डरोब से लगा गई। ये कर क्या रही हो तुम? वो उसकी हरकत पर हड़बड़ाकर बोला। वही जो आपने किया था मेरे साथ, जबान दराजी करने की वजह से। बहुत शौक है ना आपको सज़ा देने का, अब मैं भी आपको सज़ा दूंगी, मुझे इग्नोर करने की। वो कहते हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाती उसके लबों पर झुक गई और बेदर्दी से उसके निचले होंठ पर काटा। वो सिसकारी भरता उसे पीछे धकेल गया। आउच! क्या कर रही है तुम पागल लड़की? वो उसे पीछे धकेलते हुए बोला। जो आपने किया था वही कर रही हूँ। पहले दिन यही जख्म दिया था ना? वो अपने दुपट्टे को उसके निचले होंठ पर रखते हुए बोली, जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। वो उसे पीछे हटाता वॉशरूम की जानिब बढ़ा और इससे पहले कि वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता, वो पास जाकर उसके दरवाजे के सामने अपना पाँव रख गई। क्या बदतमीजी है ये? वो चिढ़कर बोला तो वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती अंदर आई और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके ऐन दिल के मकाम पर लब रखती उसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर गई। फिर ऐन शावर के नीचे पहुंचकर सहर ने उसे ऑन किया और दोनों उस पानी की बौछार में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में जैसे दुनिया जहान को भुलाकर एक दूसरे में ही खोए हुए थे। अजलान, तुम नहा रहे हो क्या? रोमा की आवाज़ पर वो दोनों होश की दुनिया में आए। हम दोनों नहा रहे हैं, वो चिल्लाकर बोली तो अजलान ने हड़बड़ाकर उसे देखा। ओह सॉरी, प्लीज़ एंजॉय कीजिए, रोमा ने कहा। जी, हम एंजॉय कर रहे थे अगर आप हमें डिस्टर्ब करने ना आती, वो बाहर निकलकर तंजिया लहजे में बोली। ओ माय गॉड, तुम हमेशा मुझसे चिढ़ती क्यों हो? रोमा ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुम मेरे शौहर पर डोरें डालती हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम उन्हें मुझसे अलग कर दोगी तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, सहर चिढ़कर बोली तो रोमा अपना पेट पकड़कर हंसती चली गई। पागल हो गई हो क्या? मुझे और मेरे शौहर को एक साथ इतना करीब देखकर दिमाग पर असर हो गया, वो तड़क कर बोली। ओ माय गॉड, तुम्हें लगा कि मैं तुमसे तुम्हारा शौहर छीनने आई हूँ? तो और क्या करने आई हो? सहर ने कहा। मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। पता है, लंदन के प्रिंस से शादी हो रही है मेरी और मैं इस पाकिस्तानी प्रिंस से प्यार करूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था। मुझे तो ऐसे लड़के से शादी करनी थी जो मुझे पसंद हो, और लंदन का प्रिंस तो मुझ पर बुरी तरह मरता है। डोंट वरी, मेरी अगले महीने शादी है, तुम अजलान के साथ ज़रूर आना, रोमा ने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गई। वो भी सर झटक कर वार्डरोब से अपने और अजलान के कपड़े निकालने लगी। कुछ देर के बाद अजलान बाथरोब में बाहर आया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मिरर के सामने खड़े होते हुए बोला तो वो कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। वो चेंज करके बाहर आई तो अजलान भी कपड़े चेंज कर चुका था। वो पास आकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। एक बात पूछूं, आपने ये सबूत आईजी साहब को क्यों नहीं दिया? वो संजीदगी भरे लहजे में बोली। एसीपी साहब के जाने के बाद एक और करप्ट इंसान आएगा, इससे बेहतर है कि उसी शख्स को सुधारा जाए।
मैंने तो यही सोच रखी और मैंने उसे सुधारा भी है। उसके जरिए काफ़ी ज़्यादा माफिया पकड़ा गया और यहाँ तक कि ड्रग्स डीलर भी। वो संजीदगी से बोला, गैर कानूनी काम गैर कानूनी होते हैं, लोग आपको हमेशा गलत समझते रहेंगे। वो लब कुचलते हुए बोली, लोग अच्छे खासे इंसान पर भी तोहमत लगा देते हैं और तब से मैंने ये जाना कि जब अच्छे बनकर भी लोग आपकी कदर नहीं करते तो इससे अच्छा है कि आप बुरे ही बने रहें। आपके वालिद साहब एक ईमानदार अफसर थे, मगर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि एसीपी जैसी काली भेड़ों ने इस मुल्क की जड़ों को काट दिया है और ऐसे कई यूनुस खान हैं जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर उनके सीनियर्स रिश्वतखोर हैं और हम सबको बदल नहीं सकते। वो सपाट लहजे में बोला, हम सबको नहीं लेकिन खुद को बदल सकते हैं। आपको चाहिए कि एसीपी साहब के खिलाफ सबूत आईजी साहब को दें। हो सकता है कि कोई ईमानदार अफसर उनकी जगह हो, मुल्क के हालात बदलें। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते और सबसे बढ़कर आपको अपनी इमेज को क्लियर करना चाहिए। लोग आपके बारे में इस कदर मनफी बातें करते हैं, आपको बुरी नहीं लगती? वो बेचैनी भरे लहजे में बोली, नहीं, मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं और वो मुझे बुरा नहीं समझते और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इत्मीनान से बोला, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की अच्छाई सारी दुनिया को पता चले। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपको बुरा कहे। क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा तो रहने वाली हो नहीं, तो फिर मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो तंजिया लहजे में बोला, क्या मतलब? मैंने कहाँ जाना है? वो निगाहें चुराकर बोली तो वो चलता हुआ उसके सामने आया और उसकी ठोड़ी से थामते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। निगाहें चुरा करके बात कर रही हो? मिलाकर बात करो ना। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे इस कदर जिद करोगी कि मैं तुम्हें इस घर से खुद निकालूं, और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। जितना जल्दी हो सके तुम अपना सामान पैक करके इस घर से चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें बेइज्जत करके भी निकाल सकता हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली से बहुत दूर रहूंगा, ऐसी जैसे कि एक अजनबी होता है। अपना सामान पैक करो और अपने मैके चली जाओ। वहां जाकर अभी फ़िलहाल यही बता देना कि तुम अपने भाई की खिदमत के लिए आई हो। जब भाई ठीक हो जाए तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं तलाकनामा भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिदैन को मैं मज़ीद तकलीफ़ दूं, जबकि वो इस वक्त अपने बेटे को लेकर तकलीफ़ में हैं। ये क्या कह रहे हो? मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, मगर मैं नहीं निभाना चाहता। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि तुमने मेरी माँ के साथ बहुत बार बदतमीज़ी की, लेकिन आखिरी बार जो की ना, तुमने हद कर दी। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने के साथ साथ मेरी माँ के दिल को बुरी तरह दुखाया है। सर्द लहजे में बोलता वो मुड़ा तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसे खींचकर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। तो आप जो मुझसे मोहब्बत करते थे वो ख़त्म हो गई? आंटी जी ने तो मुझे फिर भी माफ़ कर दिया है, मगर आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, लेकिन खुद का कभी सोचा आपने कि आपने क्या नहीं किया? आपने मेरे वालिद साहब को सबके सामने बेइज्जत किया। आज भी मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं। आपने किया तो वो सही, और उस पर मैंने रिएक्ट किया तो गलत क्यों? वो उसका गिरेबान पकड़े बोली, मैंने जो किया वो भी तुम्हारे किए की सज़ा थी। तुमने अपने वालिदैन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे घर में किस इरादे से आई थी तुम भूल चुकी हो, और मैं धोखेबाज लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। सर्द लहजे में बोलता वो मुड़ा तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसे खींचकर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। ठीक है, अगर आपको मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना तो मैं भी किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रह सकती, अपने आंसू साफ करते हुए बोली, और फिर अपना हैंडबैग उठाकर बाहर निकल गई। वो घर पहुंची तो उमैर भी अस्पताल से घर आ चुका था। वो उसके पास बैठकर बातें करने लगी। बेटा, दामाद जी नहीं आए? सकीना खान ने पूछा। नहीं मम्मा, उन्हें ना एक मीटिंग के लिए जाना था तो इसीलिए नहीं आए, और मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन यहीं पर हूँ तो वो चक्कर लगाएंगे। वो आहिस्ता से बोली और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। 1 हफ्ता गुजर चुका था, उस दुश्मने जान का फ़ोन तक नहीं आया था। कोई एक पल नहीं था कि वो उसके जहन से निकले। सकीना उसके पास आकर बैठ गई। सच सच बता कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? सकीना ने पूछा। वो रोती हुई सकीना की गोद में सर रख गई। वो मुझे रखना नहीं चाहते, और सही भी है ना, मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर देनी ही थी तो अपने पास रख कर दे लेता। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सांस भी रुक जाएंगी उसके बगैर। पता है, वो इतना अच्छा है मगर दुनिया के सामने बहुत बुरा बनता है। वो नम लहजे में बोलती सब बताती चली गई, और सकीना को गुस्सा ही आ गया। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी बेटी होकर तुमने इस तरह की हरकत की। हाँ, मैं मानती हूँ कि दामाद जी ने गलत किया,
मगर तुमने उनके घर वालों को किस चीज़ की सज़ा दी? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपने बड़ों के साथ इस तरह बदतमीज़ी करो? हमने तुम्हारी इस तरह की तरबियत नहीं की थी। क्या सोचते होंगे वो लोग? सकीना गुस्से से बोली। यूनुस खान भी उससे नाराज़ हो चुके थे। फिर वो उनसे माफ़ी मांगने यज़दानी विला आए। इसकी ज़रूरत नहीं है और आपकी बेटी और मैं एक छत तले नहीं रह सकते, इसीलिए इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है, मैं भी इस पर माफ़ी मांगता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने एक बिज़नेस टूर पर जा रहा हूँ, मुझे 1-1.5 महीना लग जाएगा और मैं आते ही आपकी बेटी को तलाक दे दूँगा और आइंदा से आप मेरे घर में आने की ज़हमत मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे अंदर शायद इतना सब्र ना हो कि मैं अपने साथ धोखा देने वालों के साथ अच्छे से पेश आऊँ। वो सपाट लहजे में बोला तो यूनुस खान और सकीना मजीद शर्मिंदा हो गए। ये क्या पागलपन है, इस तरह कैसे कर सकते हो तुम? मिसेस कलीम ने कहा। मम्मा, इस पर मजीद बात नहीं होगी, मैं फैसला कर चुका हूँ, और सर्द लहजे में बोला और फिर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। सहर की तबीयत आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से उससे उठा तक नहीं जा रहा था। कुछ भी खाती थी तो उल्टी आ जाती थी। वो अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी और अब भी सर थामे हुए खाना देख रही थी, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसको खा पाए। उसे अपनी कैफियत से इतना अंदाज़ा हो चुका था कि वो उम्मीद से है, लेकिन वो एक बार डॉक्टर से मिलकर कन्फर्म करना चाहती थी। शाम के टाइम वो कैब करवाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। चेकअप के बाद उसने उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी थी। वो सुनकर जैसे गुमसुम सी हो गई थी। बमुश्किल वो अपने कदम घसीटती बाहर आई और टैक्सी करवाकर वापस घर पहुंची तो सकीना और यूनुस खान बेचैन से इधर उधर टहल रहे थे। किधर चली गई थी तुम? सकीना ने गुस्से से पूछा तो वो सर झुकाए अपने कमरे में गई। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, सकीना ने गुस्से से कहा और उसके हाथ में मौजूद शॉपर को खींचकर उसमें से फाइल निकाली तो वो देखकर चौंक गई। यूनुस साहब, वो खुशी से पुकारती हुई बाहर की जानिब बढ़ी। यूनुस खान ने हैरानगी से उन्हें देखा। क्या बात है बेगम, आप इतनी खुश किस बात पर हैं? उन्होंने पूछा। आप नाना बिनने वाले हैं, सकीना ने कहा तो यूनुस खान के चेहरे पे भी खुशी भरे तासुरात उभर आए। मैं अभी मिसेस कलीम को फ़ोन करके बताती हूँ, सकीना ने कहा और फिर फ़ोन करके उन्हें खुशखबरी दी तो दूसरी तरफ वो भी जैसे खुशी से खिल उठी थी और बेचैनी से वो लाउंज में इधर उधर टहलती अजलान का इंतज़ार कर रही थी। वो थका मांदा सा ऑफिस से आया तो मिसेस कलीम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, हम लोग शहर को लेने जा रहे हैं, मिसेस कलीम ने कहा। मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई, मैंने आपसे कहा है ना कि वो इस घर में नहीं वापस आएगी, वो बोला। तुम्हें उसे लाना होगा अपने बच्चे की खातिर, तुम बाप बनने वाले हो। मिसेस कलीम की बात पे उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। तुम खुश नहीं हो रहे ये बात सुनकर? वो अफसुर्दा लहजे में बोली। आपको लगता है कि मेरे लिए खुशी का बायस है? नहीं मम्मा, मैं फिर भी उसे नहीं लाऊंगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? उसकी बात के जवाब में तप कर बोली। मैं ऐसा ही हूँ और प्लीज़ मुझसे इस बारे में बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसके बाद इससे नरमी से पेश आऊँगा, वो सपाट लहजे में बोला। तो ठीक है, मैं इसे खुद लेकर आऊँगी, मिसेस कलीम ने कहा और गुस्से से बाहर निकल गईं। अगले दिन वो रेहान के साथ सहर को वापस ले आई थी। वो ऑफिस से घर आया तो कमरे में दाखिल होते ही सहर को देखकर ठिठक गया। वो उसे बहुत बुझी बुझी और कमज़ोर लगी थी। रात को डिनर के बाद वो कॉफ़ी पीते हुए उसी पे नज़रें गाड़े हुए था, जो कि गुमसुम सी बैठी थी। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं पैदा करना तो ज़ाया करवा दो, इस तरह की शक्ल बनाकर हम पर एहसान मत करो, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला था। उसने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। उसकी यूं देखने पर निगाहें चुराता अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। दिन यूं गुजरते जा रहे थे। 1 महीना हुआ था उसे आए हुए, मगर दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी और वो इसके ऐसे एटीट्यूड पर चिढ़ सा गया था। वो आज घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था कि जब ही मिसेस कलीम उसके पास आईं। तुम्हें इसकी फिक्र है कि नहीं? वो तल्ख लहजे में बोली। मैं क्यों करूं इसकी फिक्र? आपने इसका एटीट्यूड चेक किया है? बात तक करना पसंद नहीं करती किसी से, वो नागवारी भरे लहजे में बोला। हद होती है किसी चीज़ की, वो उसका एटीट्यूड नहीं है, उसकी तबीयत ऐसी रहती है इसलिए वो चुप रहती है। इसे ना कुछ हजम होता है और ना ही वो कुछ ठीक से खा पाती है। इतना खाती नहीं है जितनी उसको वॉमिटिंग होती है। इन दिनों से खुश रखने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद हो और उसकी भी सेहत बरकरार रहे। प्रेगनेंसी में अगर औरत खुश नहीं होती ना तो इसके मनफी असरात पड़ते हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो 1 महीना हो गया है वापस आई है और एक बार भी वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गई। मैंने उसे कितनी बार कहा है मगर वो मानती नहीं है। प्लीज़ उसे ले जाओ, मुझसे अब उसकी हालत नहीं देखी जाती। भले उससे प्यार नहीं तो ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते ही उसका ध्यान रख लो प्लीज़। मिसेस कलीम फट चुकी थी। वो सर झटक कर उठकर कमरे में आया तो उसे ज़मीन पे पड़ा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो उसे गोद में उठाए बाहर की जानिब भागा। वो और मिसेस कलीम उसे लेकर अस्पताल आए।
डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे नर्स के साथ बाहर भेजा और फिर उन्हें संजीदगी से देखा। इसे तीसरा मंथ स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों ने एक बार भी इसका चेकअप नहीं करवाया। आप जानते हैं कि ये प्रेगनेंसीज के लिए कितनी मुश्किल है। बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि बच्चा उल्टा है, और ऐसी खातून के लिए बहुत ज़्यादा आगे मुश्किलात आती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अगर ये पोजीशन तब्दील ना हुई तो लास्ट टाइम में तो माँ और बच्चे दोनों को ही खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात पे दोनों के चेहरों के रंग मुतगैर हो गए। घर वापसी पे वो बहुत परेशान था। वो उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया तो वो हैरानगी से उसे देख रही थी। फिर आने वाले दिनों में वो उसकी बहुत केयर करने लगा था। आज वो जब नहाने के लिए जा रही थी तो उसका सर चकराने लगा और इससे पहले कि वो गिरती वो जल्दी से उसे थाम गया। छोड़ो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो खुद को छुड़वाने के लिए उसे पीछे को धकेलने लगी और उसका लहजा भीगा हुआ था। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर गया। वैसे बच्चे के बहाने अच्छा है कि तुम खिदमतें करवा रही हो और थैंक्स बोलने के बजाय मजीद रोब जमाती हो। प्रेगनेंसी का पता चला था तो बताया क्यों नहीं? गुस्सा मुझे इस बात पे है। ज़रा भी नहीं पता चलता कि तुम्हारा शौहर तुमसे क्या चाहता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। और आपको पता है कि आपकी बीवी आपसे क्या चाहती है? अफसुर्दा लहजे में बोली तो वो चलता हुआ उसके पास आया। तो मेरी बीवी मुझे बता दे कि वो क्या चाहती है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। वो उसकी ठूनी से थाम कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। उसकी आंखों में नमी देखकर ठिठक गया। आंसू क्यों है इन आंखों में? वो उसकी पलकों पे अटका हुआ आंसू अपने उंगली के पूरे पे लेते हुए बोला। मेरे आंसू की वजह आपकी बेरुखी है। आखिर क्यों मुझसे दूर भागते हैं? मैं थक चुकी हूँ इन सब से। मुझे कुछ सुकून चाहिए। वो रोते हुए बोलती उसके सीने पर सर रख गई। तो कह दो ना जो मुझे भी सुकून बख्शे और तुम्हें भी। वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए बोला। और आपने कब कहा मुझसे? जब से शादी हुई है तब से। कब कहा आपने कि आपको मुझसे मोहब्बत है? शादी से पहले तो बहुत दावे थे, सब धरे के धरे रह गए ना। वो तिनक कर बोली। तुम्हें जितने शिकवे करने हैं कर सकती हो, लेकिन मुझे भी शिकवे हैं तुमसे। मैं जानता हूं कि तुम अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन क्या फ़र्ज़ निभाने के लिए इस हद तक कि तुम दूसरों के जज्बात और दिल से खेलो? तुमने खुद से तहकीक क्यों नहीं की कि मैं ऐसा हूं कि नहीं? तुमने सिर्फ चंद एक लोगों से सुना और तुमने यकीन कर लिया। मेरे आसपास के लोगों से पूछती जो मुझे करीब से जानते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। तुमने मुझे यहाँ पर ज़ख्म दिया है। मैं किस कदर तकलीफ में हूँ इसका अंदाज़ा है तुम्हें? मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा, वो तुम थी, मगर तुमने धोखा दिया मुझे। अफसुर्दा लहजे में बोला तो वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। हाँ मानती हूँ, गलत किया, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं जी नहीं पाऊंगी आपसे अलग होकर। प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। वो हाथ जोड़कर बोली तो इज़लान ने उसके हाथों को थाम कर उसे अपने सीने में भींच लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगे अपना गम कम कर रहे थे। 5 माह बाद इसे सुबह से लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो जब्त किए इधर उधर फिर रही थी, क्योंकि आज अजलान की बहुत अहम मीटिंग थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मीटिंग छोड़कर इसके पास बैठा रहे। इन 5 माह में अजलान ने इसके ऊपर जैसे जान निसार की थी। इससे जैसे अपना आप मोतबर लगने लगा था। सब घर वाले इसके आसपास ही रहते थे, मगर अजलान ने तो अपने दिन रात इस पर कुर्बान किए हुए थे। वो पिछले 7 दिन से इस मीटिंग की तैयारी में मसरूफ़ था और ये प्रोजेक्ट इसके लिए बहुत अहम था। वो बार बार टाइम देखते हुए इसकी मीटिंग के ख़त्म होने का वेट कर रही थी। फिर जब उसे लगा कि इसकी मीटिंग ख़त्म हो गई है तो उसने उसे कॉल की, तो दूसरी तरफ से उसने खुशगवार लहजे में उससे हाल दरियाफ्त किया। आपकी मीटिंग कैसी रही अजलान? वो अपनी तकलीफ़ को ज़ब्त करते हुए बमुश्किल बोली। बहुत अच्छी रही, मैं बस निकलने वाला हूँ घर के लिए, अजलान ने कहा। मुझे लेबर पेन हो रहा है, मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल जाती हूँ, आप इधर ही आ जाइएगा, इसने कहा। क्या तुम्हें पेन शुरू हो गया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से शुरू हुआ? अजलान तो जैसे घबरा ही गया था। अजलान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये लेबर पेन है, इसी की वजह से बेबी हमारा दुनिया में आएगा ना। फिक्र मत कीजिए, मैं मामा के साथ पहुँच रही हूँ, आप भी वहाँ पर आ जाइएगा। वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो वो उससे पहले ही वहीं पर मौजूद था। बार बार वो उसके माथे और रुखसार को छू रहा था, जो कि पसीने से तर थे। फिर बारी आने पे उन्हें चेकअप के लिए बुलाया और फ़ौरन ही फिर डॉक्टर ने उसे लेबर रूम में ले जाने के लिए कहा। डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो है ना? मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? इसने बेकरारी भरे अंदाज में पूछा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। आप सच में दुनिया के बेस्ट शौहर हैं। आपने वो कर दिखाया है जो आज तक मैंने नहीं देखा। स्टार्ट से ही आपकी बीवी का केस बहुत कॉम्प्लिकेटिव था, लेकिन आपकी मोहब्बत और केयर ने सारा केस ही बदल डाला। मैंने यहाँ पर अच्छे खासे प्रेगनेंसी पीरियड्स को बिगड़ते हुए तो देखा है, मगर बिगड़े हुए को सुधरते बहुत कम।
ये जो 9 महीने होते हैं ना, औरत इसमें कई तरह की कैफियत का शिकार होती है, मगर आपने अपनी बीवी को मोहब्बत से हर तरह की कैफियत से निकालकर उसे पुरसुकून रखा, जिसकी वजह से आज वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है और किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप जैसा हर एक का शौहर हो ना, तो औरत कभी भी इस प्रेगनेंसी और इसके बाद नफ्सियाती मरीज़ा ना बने, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और फिर उठकर वो लेबर रूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर में नर्स आकर उन्हें खुशखबरी दी कि उनके बेटा हुआ है। वो खुशी से रोता हुआ मिसेस कलीम के गले लग गया, बरसों बाद जैसे हकीकी खुशी महसूस हो रही थी। फिर कुछ देर के बाद सहर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि 6-7 घंटों के बाद इसे छुट्टी हो जाएगी। वो बेबी को उठाए सहर के पास आया। थैंक यू मेरी मताए हयात, मुझे कामिल करने के लिए, वो इस पे झुकते हुए बोला और फिर धीरे से उसका माथा चूम लिया। मिसेस कलीम ने नम आंखों से उन्हें देखा और दिल ही दिल में उनकी खुशियों की दुआ की। कुछ अरसे के बाद अजलान ने एसीपी साहब के खिलाफ जो सबूत थे वो आईजी साहब को दिए और आईजी साहब के हुक्म पर एसीपी साहब को फ़ौरन हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया था। और वक्त से पहले रिटायर होने वाले यूनिस खान के पास आकर आईजी साहब ने खुद उन्हें इस जॉब की दोबारा पेशकश की। वो तो ये करना नहीं चाहते थे, मगर अजलान ने उन्हें समझाया कि इस मुल्क की इस्लाह के लिए उन्हें कुछ न कुछ अपना हिस्सा डालना होगा। अगर वो भी नहीं डालेंगे तो फिर इस मुल्क को सुधारने वाला कोई नहीं रहेगा। समझाने वाला अजलान हो और यूनिस खान ना समझें, ये हो ही नहीं सकता था। हर तरफ खुशियों का उजाला था, जिंदगी में बहारें ही बहारें थीं।